आप सभी का फिर एक बार स्वागत है इस चैनल पर। आज आप सुनने वाले हैं द इरेगुलर सीरीज़ के एपिसोड 5 का नरेशन। यह नरेशन काफ़ी लेट ड्रॉप कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और आने वाले एपिसोड्स मैं जल्द ही ड्रॉप कर दूँगा। तो इंट्रो को रोल करते हैं और आज के नरेशन को शुरू करते हैं। सीन के ओपनिंग में हमें एक गली में एक औरत चलते हुए दिखाई जाती है। ये है पैट्रिशिया कोलमैन जोन्स। वो गली में सामने देखती है तो काफ़ी सारे लोग हथियारों के साथ वहाँ पर खड़े थे। वो उनसे पूछती है कि क्या बात है, पर कोई कुछ भी जवाब नहीं देता। वहाँ वॉटसन और एलिस दौड़ते हुए आते हैं और वो लोग पैट्रिशिया पर हमला करे उससे पहले उसे भगा कर ले जाते हैं। लोग उनका पीछा कर रहे थे। तीनों एक एली में घुसते हैं और उसका ताला लगा देते हैं। बाहर वो लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। पैट्रिशिया पूछती है कि ये कौन है और ये मुझे क्यों मारना चाहते हैं, जिस पर एलिस कहती है कि ये सब हिप्नोटाइज्ड है। एलिस उन लोगों में से एक का हाथ छूती है और उसे कुछ विजन आता है। वो वॉटसन को कहती है कि शेरलॉक खतरे में है। सीन अब शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट में जहाँ परफॉर्मेंस होने वाली थी और शेरलॉक भी वहाँ पर मौजूद था। स्टेज पर एक लेडी आती है गाने के लिए। वो गाना शुरू करती है और सब लोग धीमे धीमे से हिप्नोटाइज होने लगते हैं। फिर वो लेडी शेरलॉक को स्टेज पर बुलाती है और पूछती है कि क्या तुम्हें मेरा गाना पसंद आया, जिस पर शेरलॉक हाँ कहता है। वो लेडी कहती है कि क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे। वो एक सुई निकालती है और शेरलॉक को खुद को मारने को कहती है। शेरलॉक सुई को अपनी गर्दन पर रखता है। तभी वहाँ पर एलिस और वॉटसन आते हैं जो उसे रुकने को कहते हैं। असल में शेरलॉक ने अपने कानों में बड्स लगा रखे थे, जिससे उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो सिर्फ हिप्नोटाइज होने का नाटक कर रहा था। वो उस लेडी को बेहोश कर देता है। सभी लोग वापस नॉर्मल हो जाते हैं और तीनों के लिए तालियां बजाते हैं। सीन अब प्रेजेंट में शेरलॉक और बिएट्रिस पर आता है, जहाँ बिएट्रिस शेरलॉक को ग्रेवयार्ड से एक कमरे में लेकर आती है। शेरलॉक बेड पर सो जाता है और फिर उठता है तो बिएट्रिस उसे चाय देती है और पूछती है कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ। शेरलॉक कहता है मदद करने के लिए शुक्रिया। बिएट्रिस कहती है मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ इसीलिए, ताकि अपनी मॉम और उस दरवाजे के बारे में पता लगा सकूँ। फिर बिएट्रिस वहाँ से चली जाती है और लियोपोल्ड से मिलती है, जो अब भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ था। बिएट्रिस और लियो थोड़ी बातें करते हैं और फिर बिएट्रिस वापस वहाँ से चली जाती है। बिएट्रिस वापस शेरलॉक के पास आती है और दोनों में थोड़ी बहुत बहसबाजी होती है और शेरलॉक कहता है कि तुम नहीं जानती मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैंने क्या किया है और मैंने कितनों की जान बचाई है। इस पर बिएट्रिस पूछती है कि तुम बताओ अब मुझे कि तुमने क्या किया है। शेरलॉक बताना शुरू करता है। वो कहता है कि मैं स्कॉटलैंड यार्ड द्वारा रिक्रूट किया गया सबसे यंग बंदा था। बिएट्रिस पूछती है क्या वॉटसन से तुम वहीं पर मिले थे। इस पर शेरलॉक कहता है कि वॉटसन और मैं एक किराए के घर में एक साथ रहते थे और वो ना चाहते हुए भी मेरी पहली इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन गया था। उस पहली कामयाबी के बाद हम दोनों ने एक एजेंसी बनाने का फैसला किया था, पर फिर हालात बदल गए। जॉन कहता था कि लंदन में अंधेरा आ गया है। तुम और तुम्हारे दोस्त की तरह हम भी इसी की तह तक जाना चाहते थे। शुरुआत में सिर्फ मैं और जॉन थे, फिर लगा कि हमें मदद की ज़रूरत है। माइक्रोफ ने शेरलॉक को एक औरत के बारे में बताया था जो कि गिफ्टेड थी। असल में ये औरत एलिस ही थी। शेरलॉक एलिस से मिलने जाता है जो एक चाइनीज़ मार्केट जैसी जगह में था। शेरलॉक एलिस के शॉप में जाता है, वहाँ अंदर उसे यंग बिएट्रिस दिखती है। शेरलॉक बिएट्रिस को एलिस के बारे में बताता है। बिएट्रिस दौड़ती हुई जेसी के पास जाती है उसे बुलाने के लिए, पर वो मना करती है। कहती है कि उसे सपनों में उस गुफा में जाना है और वहाँ पर देखना है उन काली चीज़ों को। फिर वो सो जाती है और बिएट्रिस चली जाती है। घर के बाहर बिली और स्पाइक्स बैठे थे और स्पाइक्स बिली को सामने खड़ी हुई लड़कियों से बात करने को कहता है। वो उनकी तरफ बढ़ता है तो रास्ते में उसे एक आदमी टकराता है और वो उसे अजीब तरह से देखता है और उसका पीछा करने लगता है। वो आदमी थोड़ी आगे जाके नज़रों से ओझल हो जाता है तो बिली वहीं पर थम जाता है। सीन फिर आता है बेट्रिस और शेरलॉक पर, और शेरलॉक अपने पैर पर बना एक टैटू टैटू दिखाता है जो कि इरेगुलर्स का सिंबल था, जिसमें शेरलॉक, वॉटसन और एलिस शामिल थे। शेरलॉक कहता है कि तीनों ने इस टैटू को बनवाने का सोचा था, पर सिर्फ एलिस और शेरलॉक ने ही बनवाया था, वॉटसन ने नहीं। शेरलॉक स्टोरी को कंटिन्यू करता है और फिर हिप्नोटाइजेशन वाले केस पर आते हैं जो कि एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया था। उस केस को सॉल्व करने के बाद शाम को शेरलॉक और वॉटसन के घर पर उनके दोस्त गैदर होते हैं और सभी लोग इस केस के बारे में बात करते हैं। शेरलॉक अपनी बड़ाई करने लगता है और बताता है कि कैसे उसने ये सब सॉल्व किया। इसे देख एलिस थोड़ा अपसेट फील करती है और वहाँ से जाने लगती है। शेरलॉक उसे देखता है और उसका पीछा करता है और उसे रोकता है।
दोनों बातें करते हैं और फिर दोनों किस करते हैं। वहाँ पर वॉटसन आता है, पर उन्हें किस करता हुआ देखकर वो कुछ भी नहीं बोलता और अजीब हाव भाव के साथ वो वहाँ से वापस चला जाता है। शेरलॉक बिएट्रिस से कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इस पर बिएट्रिस कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। हमने पढ़ा था तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में और मिसेस हडसन ने बताया था उनके चीखने और चिल्लाने के बारे में। शेरलॉक कहता है कि हमने एक्सपेरिमेंट्स मिलकर किए थे। वो सारे रिचुअल्स थे दूसरी दुनिया के दरवाजे को ढूंढने के लिए, और उसका बीमार होना और चिल्लाना किसी और कारण से था। एलिस को बहुत बुरे और डरावने सपने आने लगे थे। अब सीन जैसी पर आता है जो सपने में उस गुफा में थी। वो आगे बढ़ती है तो उसे एक जगह पर एक खोपड़ी मिलती है। वो उसे देखने आगे बढ़ती है तो कोई उसका पैर खींचकर उसे नीचे गिरा देता है। हर तरफ से लाशें उसकी तरफ बढ़ती है, उसे पकड़ती है और वो अपने हाथ को छुड़ाकर अपने दूसरे हाथ पर जहाँ पर टैटू बना था उस पर रखती है और वो सपने से बाहर आ जाती है। जैसी चीखती हुई सपने से उठती है, जो कि घर के बाहर सड़क पर पड़ी थी। बेट्रिस उसे संभालती है और कहती है कि तुम्हें अब सपनों में बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। मॉम को भी ऐसे सपने आया करते थे और शेरलॉक उनके बारे में हमें बताएगा। जैसी कहती है कि मैं नहीं सुनना चाहती और वो वहाँ से चली जाती है। सीन अब शिफ्ट होता है बिली पर, जो एक बार में बियर पी रहा था और वहाँ पर स्पाइक्स आता है और पूछता है कि क्या बात है। वो पूछता है कि उस आदमी के साथ तुम्हारा क्या मसला है, जिस पर बिली कहता है कि वो उस ऑर्फनेज का मालिक था जहाँ पर मैं और लड़कियाँ रहते थे। वो बहुत बुरी तरह से मुझे मारता था और एक बार उसने ऐसा मारा था कि 3 हफ्ते तक मैं हॉस्पिटल में पड़ा रहा था। किसी को तो उसके किए का बदला लेना होगा। स्पाइक्स उसे समझाता है कि तुम ऐसा करोगे तो तुम जेल में जाओगे। सीन अब बिएट्रिस पर आता है जो लियोपोल्ड से मिलती है, उसकी खबर पूछती है। दोनों थोड़ी बातें करते हैं, फिर दोनों थोड़ा डांस भी करते हैं। बिएट्रिस उससे पूछती है कि तुम इतने घबराए हुए क्यों लगते हो, तुम सच क्यों नहीं बताते। यह कहकर बिएट्रिस वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है। बिएट्रिस वापस शेरलॉक के पास जाती है और स्टोरी फिर से कंटिन्यू होती है। शेरलॉक बताता है कि एलिस के सपने और भी ज़्यादा आने लगे थे, उसे और भी बुरे आने लगे थे। जब एलिस इन सब से गुजर रही थी तभी ग्रेगसन ने उन्हें एक और भयानक केस सौंपा था, और हमको कोई अंदाज़ा नहीं था कि यह हमारा आखिरी केस हो सकता है। एलिस उसे ये केस लेने से मना करती है पर शेरलॉक नहीं मानता। उसे लगता था कि ये केस कड़ी होगी उस दरवाजे की ओर। एलिस कहती है कि मुझे ये केस बाकी सबसे अलग लग रहा है, जिस पर शेरलॉक पूछता है कि कैसे। तो एलिस कहती है कि कुछ तो है जो जॉन से जुड़ा हुआ है। तभी जॉन वहाँ पर आता है, उन्हें इंटरफेयर करता है और शेरलॉक को काम पर लगने को कहता है। सभी लोग अब अंदर रूम में जाते हैं जो कि एक हॉस्पिटल का रूम था। इंस्पेक्टर उन्हें विक्टिम्स के बारे में बताता है, जिनमें से किसी का राइट हैंड तो किसी का लेफ्ट हैंड तो किसी का पैर गायब था। सभी लोग उनके घावों को देखते हैं। सारे हादसे असल में पिछली रात को ही हुए थे, पर सभी के घाव भर चुके थे। वॉटसन एक मैग्नीफाइंग ग्लास से मदद से गौर से देखता है तो उसे पैर पर एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस दिखाई देता है। वहाँ पड़े एक ड्रॉवर के नीचे से एलिस को एक बोतल मिलती है जिसमें वही ग्रीन सब्सटेंस था। अब शेरलॉक अपने घर पर उस ग्रीन सब्सटेंस के बारे में पता लगा रहा था। वो वॉटसन को जगाता है और कहता है कि इसको अल्कोहल की मदद से बनाया गया है, साथ में इसमें बबूल, जूनिपर वगैरह भी डाला गया है। पर इसके अलावा इसमें स्नोडोनिया हॉकवीड नाम का एक हर्ब है जो कि नॉर्थ वेल्स के पहाड़ों पर ही उगता है। शेरलॉक कहता है कि इसकी मदद से हम लोग कलेक्टर तक पहुंच सकते हैं। वो वॉटसन को सैंपल बॉटेनिकल गार्डन ले जाने को कहता है और इस प्लांट के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी लाने को कहता है। शेरलॉक बिएट्रिस को कहता है, इससे पहले मैं कभी गलत नहीं हुआ था। बॉटनी और केमिस्ट्री में मेरी पकड़ बहुत ही मजबूत है। स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए शेरलॉक को वॉटसन मिलता है रिपोर्ट लेकर, जिसके अनुसार वो प्लांट स्नोडोनिया हॉकवीड नहीं था बल्कि टेरागोन था। शेरलॉक इंसिस्ट करता है कि वो फिर से जाकर चेक करवाए, पर वॉटसन उसे मना करता है। शेरलॉक अब थोड़ा शांत होता है और वॉटसन उसे ड्रिंक पर चलने को कहता है तो वो मना कहता है। वो कहता है कि एलिस की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आ सकता। सीन वापस बिएट्रिस पर आता है जो शेरलॉक से पूछती है कि उसकी मॉम को क्या हुआ था। शेरलॉक तड़प रहा था नशे की तलब से। वो बिएट्रिस से अफीम लाने को कहता है, पर वो कहती कि पहले तुम बताओ वरना तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। वो वहाँ से चली जाती है। सीन अब शिफ्ट होता है बिली पर, जो रात को उस आदमी का पीछा कर रहा था। वो आगे जाता है तो स्पाइक्स उसे रोकता है, कहता है कि ये सब तुम ठीक नहीं कर रहे। बिली स्पाइक्स को कहता है कि मैं सही कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें जो बताया था मारने पीटने के बारे में बचपन में, वो सब असल में मेरे साथ नहीं बल्कि बिएट्रिस के साथ हुआ था। वो कहता है कि उस समय सिर्फ मैं देखता ही रह गया क्योंकि मैं छोटा था, कुछ मदद नहीं कर पाया, पर अब मैं बड़ा हो गया हूँ। यह कहकर वो स्पाइक्स को धक्का देकर गिरा देता है और वहाँ से चला जाता है। सीन आता है बिएट्रिस पर, जो शेरलॉक को एक पैकेट दिखाती है जिसमें अफीम था। वो उसे स्टोरी कंटिन्यू करने को कहती है।
स्टोरी अब कंटिन्यू होती है। स्टोरी में एलिस लेबर में थी और वहाँ नर्स आई हुई थी। शेरलॉक परेशान सा टहल रहा था रूम के बाहर। फिर एलिस जेसिका को जन्म देती है। शेरलॉक काफ़ी खुश था। ये बात वो बिएट्रिस को बताता है। बाहर दरवाजे पर जेसी भी खड़ी ये सब कुछ सुन रही थी। शेरलॉक उसे देखता है और उससे माफ़ी मांगता है, तो जेसी अंदर आती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी मॉम के सपनों के बारे में जानना है। शेरलॉक बताता है कि उसे फांसी पर लटके हुए लोग नजर आते थे 17वीं सदी के, और एक त्रिकोण भी नजर आता था। एलिस जंगल में चलती हुई दिखाई जाती है। वो सामने से किसी को दूर से गुजरते हुए दिखती है। वो अपने साइड में देखती है तो उसे प्लेग मास्क वाला आदमी दिखाई देता है और उसे देखकर वो गिर जाती है। नीचे गिरे हुए वो पेड़ों की तरफ देखती है तो उसे ऊपर लाश लटकी हुई दिखाई देती है और वो अचानक से अपने सपने से उठ जाती है। शेरलॉक उसे संभालता है, उसके हाथों को खोलता है। एलिस कहती है कि हमें लंदन छोड़कर यहाँ से जाना होगा अभी इसी वक्त, वरना कुछ बुरा हो सकता है। शेरलॉक कहता है अभी काम बाकी है। शेरलॉक कहता है कि तुम इप्सिसमस हो तो तुम्हें यहीं पर रुकना होगा, क्योंकि तुम ही उस दरवाजे को बंद कर सकती हो। शेरलॉक कहता है अगर हम ये करेंगे तो वॉटसन इसे अपनी किताब में लिखेगा और इससे हमारी प्रशंसा होगी। एलिस कहती है मुझे लगा था कि तुम ये सब लोगों की भलाई के लिए कर रहे हो, पर मुझे नहीं पता था कि ये तुम अपने नाम के लिए कर रहे हो। वो कहती है कि तुमने बात नहीं मानी तो तुम मुझे और अपनी बेटियों को खो दोगे। शेरलॉक अब मान जाता है। वो बैग्स पैक करने लगता है तो वॉटसन उसे रोकता है और ये कहता है कि मुझे पता चल गया है कि दरवाज़ा कहाँ है। वो कहता है कि हमारी और दूसरी दुनिया के बीच की दीवार सबसे पतली वहीं होगी जहाँ पर सबसे ज़्यादा मौत हुई हो। एलिस को फांसी पर लटके हुए लोग दिखाई देते हैं, तो हमें वहीं पर जाकर तलाश करनी चाहिए। शेरलॉक ऐसी जगह के बारे में ढूंढता है। वो बताता है कि टाइबन नाम की जगह पर एक त्रिकोण आकार के फांसी का तख्ता है, जिस पर एक साथ काफ़ी सारे लोगों को फांसी पर लटकाया जा सकता है। वहाँ तकरीबन 80,000 लोगों को लटकाया गया था। वॉटसन कहता है एलिस को साथ लेना होगा, तो शेरलॉक कहता है कि वो बीमार है, वो नहीं आ सकती। सीन अब कट होता है बिएट्रिस पर, जो कहती है कि वो बीमार थी फिर भी तुम उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए होगे ना। शेरलॉक उसे अफीम मांगता है, पर बिएट्रिस उसे स्टोरी पूरी करने को कहती है। वो फिर स्टोरी को कंटिन्यू करता है। वो बताता है कि वो रात मुझे कल ही की तरह लगती है। हमें नहीं पता था कि किस समंदर में हम जा रहे हैं, किन गहराइयों में हम जा रहे हैं और वहाँ पर क्या है, इस बात से हम अनजान थे। सभी उस जगह पहुँचते हैं। वहाँ पर असल में कुछ नहीं था, पर एलिस को दूर एक प्लेग मास्क वाला साया दिखता है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। सभी उस तरफ बढ़ते हैं और एलिस शेरलॉक से कहती है कि तुम्हें किसी को कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है कि बिएट्रिस भी उतनी ही तुम्हारी है जितनी की जैसी। यह कहकर वो आगे बढ़ने लगती है। आगे जाने पर उन्हें वो दरवाज़ा दिखता है। यह छेद काफ़ी छोटा था, पर एलिस उसे बंद करने आगे बढ़ती है। शेरलॉक उसे रोकता है, पर एलिस कहती है कि मुझे इसे बंद करना होगा, वरना ये बड़ा हो जाएगा तो कोई भी नहीं बचेगा। एलिस आगे बढ़ती है और उसे छूती है। शेरलॉक बिएट्रिस को बताता है कि उस दरवाजे की शक्ति बहुत थी और उसके छूते ही मुझे समझ में आ गया था कि वो उसे अंदर खींच लेगा। एलिस हवा में लेविटेट करने लगती है और अंदर खींची जा रही थी। शेरलॉक उसके पैर को पकड़कर उसे खींचने की कोशिश करता है। वो वॉटसन से मदद मांगता है, पर वॉटसन शेरलॉक के पैर को पकड़ के खींचता है। शेरलॉक का हाथ छूट जाता है और वो एलिस अंदर चली जाती है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ गायब हो चुका था और वहाँ पर कुछ था ही नहीं। बेट्स कहती है हमें बताया गया था कि वो पागल हो गई थी और डूबकर मर गई थी। शेरलॉक उन सभी से माफ़ी मांगता है। बेट्रिस कहती है कि तुमने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया था और तुमने वही किया जो तुम्हारे लिए सही था। शेरलॉक कहता है ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब मैंने तुम दोनों के बारे में नहीं सोचा था। बेट्रिस कहती है जब हमें धर्मशाला में कुत्तों की तरह मारा पीटा गया था तब तुम कहाँ थे? तब तुम्हारी हमदर्दी कहाँ थी जब हम भूखे मर रहे थे? शेरलॉक कहता है मैं अब तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तो बेट्रिस कहती है पहले तुम खुद को देखो, तुमसे अपनी ही पेशाब और उल्टी की बू आ रही है, तुम हमारी मदद क्या ही करोगे? बेट्रिस वहाँ से जाने लगती है तो शेरलॉक कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियाँ की है, पर वो दरवाज़ा या तुम्हारी मॉम के साथ जो हुआ वो मेरी गलती नहीं थी। वो कहता है कि सालों से मेरे दिमाग में एक ख्याल खटक रहा है और इसके बारे में जब भी मैं उससे पूछता हूँ उसके पास कोई ना कोई जवाब होता है। बिएट्रिस पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो शेरलॉक कहता है कि वॉटसन एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी ज़िंदगी में शायद ही दिमाग का इस्तेमाल किया होगा, तो फिर उसे कैसे पता चला कि वो दरवाज़ा कहाँ हो सकता है? बेट्रिस वहाँ से जाने लगती है तो शेरलॉक कहता है कि मैंने अपनी स्टोरी पूरी की, अब तुम मुझे वो दे दो। बेट्रिस पैकेट को निकालती है और उसे तोड़कर सारा उसका सामान नीचे फर्श पर डाल देती है।
शेरलॉक दौड़ते हुए उसे समेटने के लिए आता है तो बेatrice कहती है कि ये अफीम नहीं है बल्कि शक्कर है। वो बाहर चली जाती है और अंदर शेरलॉक चीखने लगता है। सीन फोकस करता है बिली पर, जो उस आदमी के घर पहुंचता है। वो आदमी चेयर पर बैठा था। उसे अंदेशा हो जाता है कि कोई उसके कमरे में है। वो कहता है कि वहाँ पर क्यों खड़े हो, जो तुम करने आए हो करते क्यों नहीं। बिली पूछता है कि तुम्हें मैं याद हूँ विक। वो आदमी उसकी तरफ देखता है और कहता है कि हाँ, तुम जाने पहचाने तो लगते हो। बिली पूछता है तो बताओ मेरा नाम क्या है। वो आदमी कहता है तुम बहुत छोटे थे जब तुम्हें यहाँ लाया गया था। तुम्हारी मॉम ग्लासगो से थी और वो तुम्हें रखना नहीं चाहती थी। बिली कहता है कि मेरी मॉम मैनचेस्टर में रहती थी और वो वहाँ पर बुनाई का काम करती थी और मुझे जन्म देते ही वो मर गई थी। और मेरे डैड ने मुझे तुम्हें सौंप दिया था जब वो देश के लिए जंग लड़ने गए थे और फिर वो क्रीमिया में शहीद हो गए थे। वो आदमी कहता है यही कहानी धर्मशाला में नर्सेस सभी बच्चों को सुनाया करती थी। तुम्हारी मॉम असल में एक प्रोस्टिट्यूट थी। बिली कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम सिर्फ मेरे दिमाग के साथ खेल रहे हो। तुम्हें अगर सच में सब कुछ पता है तो तुम मेरा नाम क्यों नहीं बताते। वो आदमी कहता है तुम्हारा नाम बिली है और तुम उन दो बहनों के साथ रहते थे। तुम रात में काफ़ी रोया भी करते थे। वो बिली को घर से निकलने को कहता है। बिली असल में शौक में था इस सच को जानकर और वो वहाँ से चला जाता है। सीन आता है जैसी और बेट्रिस पर जो बातें कर रही थी। बेट्रिस कहती है शेरलॉक ने बहुत सारी गलतियाँ की है पर उसकी एक बात में दम है कि वॉटसन ज़रूर कुछ जानता है और वो हमसे कुछ छुपा रहा है। जैसी कहती है कि शेरलॉक से नफरत करने पर अपना वक्त मत बर्बाद करो। वो एक टूटा हुआ इंसान है जो अपनी ही यादों में कैद है। अगले दिन बेatrice फिर शेरलॉक से मिलती है चाय लेकर। शेरलॉक की तब अब पहले से बेहतर थी और वो कहता है कि पिछला एक दशक मेरे लिए नरक की तरह रहा है, पर एलिस के साथ एक पल गुजारने के लिए मैं ऐसे 100 साल और बिता सकता हूँ। जिंदगी है तो दर्द होगा ही, खुशी और गम तो आते जाते रहते हैं, इससे तुम भागो मत। बेatrice इसके बाद बाहर चली जाती है और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म होता है। होपफुली आप लोगों को ये नरेशन पसंद आया होगा। सीरीज़ के बाकी एपिसोड के नरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो ड्रॉप होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। आपसे मैं फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।